हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज चल रही थी, तो जिसमें मैं आपको करा रहा था इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा रहा था। केवल बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है और इसमें वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि 99% चांसेस हैं बोर्ड परीक्षा में आने के। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो यदि इस सीरीज के प्रत्येक डेरिवेशन को, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर्स को कर लेगा तो उसके डेफिनेटली 95% प्लस आने वाले हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी वैसे बात की जाए तो ये तो महत्वपूर्ण टॉपिकों की ही सीरीज है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, व्हीटस्टोन सेतु। आज के टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु की रचना क्या होती है, व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन की अवस्था है उसको प्राप्त कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता रहता है। तो क्वेश्चन में आपको बता दूं बोर्ड में कई तरीके से आता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत एवं रचना लिखिए, इसके संतुलन के प्रतिबंध को प्राप्त कीजिए, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति को प्राप्त करो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ओवरऑल बात यह है, यदि क्वेश्चन में आपको व्हीटस्टोन सेतु मिलता है तो आप जो मैं आज करा रहा हूं वो पूरा का पूरा कर लेना, इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। जो भी चीज बनेगी क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु से आज पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप कर देते हो फिर बाद में सोचते हो अरे सर ने क्या करा दिया, हमें समझ में नहीं आया। इसलिए एक बार ही वीडियो को देखा करो, मात्र एक बार वीडियो को देख लो, पूरा देख लो, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिएगा ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र भी सिखाऊंगा। सबसे पहले ये सीखिए कि व्हीटस्टोन सेतु वास्तव में होता क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमको ये बता कि तेने व्हीटस्टोन सेतु ढंग से पढ़ लिया, व्हीटस्टोन सेतु तेने पेपर में लिख दिया, लेकिन हमको बस इतना बता दे कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, तो आप उस आदमी को क्या जवाब दोगे। सपोज दैट कि आपका एग्जामिनर पूछ ले आपसे, प्रैक्टिकल हो रहा है या एयरपोर्ट्स इंडिया का आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां से पूछ लिया जाए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है भाई, इसको बता, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप उसको दो बातों में आप सीधे सीधे बोलना कि व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है। क्या होती है? प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या बताया? व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है प्रतिरोधों का, उसी को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या, अब ये पता कहां से चली थी, किसने दिया था? तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे व्हीटस्टोन सेतु, इन्होंने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया था, इन प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट तैयार किया था। इस अरेंजमेंट के द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते थे। उसी अरेंजमेंट को नाम दिया था व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? व्हीटस्टोन ने। तो नाम कैसे, परिभाषा में क्या लिखोगे आप कि इंग्लैंड के प्रोफेसर, इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिरोध को बहुत ही
आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। समझ में आ गई बात क्या है? एक प्रतिरोधों की व्यवस्था। इंग्लैंड के एक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट प्रतिपादित किया, प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट आविष्कार किया, या प्रतिरोधों के एक अरेंजमेंट का आविष्कार किया। इस अरेंजमेंट के द्वारा किसी भी चालक के प्रतिरोध को बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसी अरेंजमेंट को नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु। अब तो समझ में आ गया। अब कोई भी पूछ ले आपसे चलते फिरते सोते जागते व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो आप कहोगे व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट होता है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, या किसी भी चालक के प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उसी अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। राइट, तो ये तो इसका परिचय हो गया व्हीटस्टोन सेतु क्या है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत एवं रचना की। तो ये चित्र है ना, अब काम में आएगा। चलिएगा, तो इसको तो हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में देखिएगा, बहुत ही प्यारी प्यारी लैंग्वेज के साथ में कराएंगे जो कभी जिंदगी में आप भूल भी ना सको। बोले ना, वो वाला गाना गाओगे तुम्हें जितना भूलने की कोशिश कर है तुम उतने ही याद आने लगे हो सनम, हम तो तुम्हारी जिंदगी में बसने लगे हैं। अरे यार, मैंने तो कुछ नया ही गाना बना दिया। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं सिद्धांत एवं रचना की। किस चीज का सिद्धांत? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं रचना। सिद्धांत एवं रचना। रचना ये है, आपका चित्र से ही आपकी थ्योरी बन जाएगी। देखिएगा क्या है चित्र, थोड़ा सा मैं यहां पर समझा दूंगा। देखिएगा, आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान से समझ लो, क्या कि एक जैसे कि ये है, ये समांतर चतुर्भुज समझते हो, जिसके दो भुजाएं जिसमें समांतर हो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज हम इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे करके, ये दो भुजाएं समांतर हैं इसकी, और इसको मैं इस तरीके से लिख दूं ऐसे, तो ये भी समांतर चतुर्भुज बन गया। ओके, अब समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे कि मैं नाम दे दे रहा हूं इसका ABCD, इसका नाम दे दिया ABCD। तो आप जानते होंगे कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली जो भुजा होती है विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है ये वाली भुजा? विकर्ण। क्या? विकर्ण। और ये वाली भुजा भी क्या कहलाती है? विकर्ण। ये वाली भुजा भी क्या कहलाती है आपकी? ये वाली भुजा भी विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण कौन कौन सी है? एक तो AC भुजा विकर्ण है, और आपका एक BD भी आपका विकर्ण है, और AC भी आपका विकर्ण है। इसमें ये वाला BD ये विकर्ण हो जाएगा, और ये विकर्ण हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया? तो बस यही चीज आपको पता रहनी चाहिए, 9 10 से आपको पता होगी। चलिए अब आ जाते हैं अपनी रचना पर। देखिए एक एक करके रचना समझेंगे कि भैया इस जो व्हीटस्टोन सेतु था उसमें प्रतिरोधों का अरेंजमेंट था। तो इस अरेंजमेंट में कितने होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS। कितने प्रतिरोध होते हैं हमारे पास में इस अरेंजमेंट में? व्हीटस्टोन सेतु के अरेंजमेंट में हम कितने प्रतिरोधों का इस्तेमाल करते हैं? 4 PQRS। तो इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। 1 2 3 4। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। ये थ्योरी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट याद करते रहेंगे और उनको लिखते भी रहेंगे। इसमें कितने होते हैं? 4 प्रतिरोध। तो वो चीज मैं लिख दे रहा हूं, इसकी रचना में लिख देंगे
इसमें 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर व एस होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करते हैं। जो समांतर क्रम में जुड़कर, देखिएगा ऐसे एक जुड़ेगा इस तरीके से, ऐसे करके आपको मैं बता दे रहा हूं, ये इस तरीके से, ये तो एक यहां पे लग जाएगा, ये P, एक यहां पे लग जाएगा इस तरीके से, ये देखिएगा पी क्यू, देखो पी क्यू लग गया श्रेणी क्रम में, एक R और ये यहां पे लग जाएगा S, ये R ये S। तो इसमें कितने होते हैं? 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं, ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। हो गया, इतनी थ्योरी समझ में आ गई। चलिएगा लिख लेते हैं। जो इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर, श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध ए बी सी, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और चतुर्भुज रहेगा समांतर, क्योंकि ऐसे करके देखोगे तो इसमें 2 भुजा समांतर रहेंगे, या ऐसे देख लो इसमें समांतर, जिसमें समांतर भुजाएं होंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण, देखो एक विकर्ण रहेगा AC, तो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक इसके इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1, यानी इसके एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। अब तो इसको मिटा दे रहा हूं, इसके एक जोड़ देते हैं। इसके एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण VD में एक धारामापी G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। राइट, चलिएगा तो इसको तब मिटा देना, तो इसका काम खत्म। तो इसके दूसरे विकर्ण, इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी समझते हो, गैल्वेनोमीटर। धारामापी का मतलब गैल्वेनोमीटर यानी कि G। एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। जोड़ दिया।
तो ये संरचना होगी कंप्लीट। तो अब के एक बार देखिएगा, अब थ्योरी को मत देखो, सीधे सीधे चित्र से याद करो कि इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, तथा इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया, रचना खत्म। इसी में क्योंकि रचना और सिद्धांत है, रचना तो इतनी, अब सिद्धांत की बात करेंगे, इसी में जोड़ेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। अब यहां से आगे की थ्योरी देखिएगा, इतना तो समझ में आ गया। इसकी रचना क्या होती है कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर लेते हैं, और इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब इसके आगे के बाद में अब चतुर्भुज के भुजाओं के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार, ऐसे करके ना, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तब सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है, या तब सेतु संतुलित कहा जाता है, राइट। और संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। और यही चीज हमको प्रूव करनी है कि संतुलित अवस्था में P/QRS होता है या नहीं होता है, राइट। तो एक बार और समझा देता हूं मैं, देखिए ध्यान से कि भाई इसमें ये नई लाइन का मतलब क्या, देखो जो मैंने लिख दिया है कि इसका मतलब है कि जब मतलब इस चारों चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार हिलाते डुलाते हैं कि सेल से धारा प्रवाहित करें, तो धारा से ये वाला धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। मतलब क्या है कि इस वाली भुजा में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम कि इसमें क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध होता है, आर वाला जो प्रतिरोध होता है, इसके मान को घटाते बढ़ाते रहते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये परिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी ज्ञात प्रतिरोध। तो हम इसके मान को घटाते हैं बढ़ाते हैं, तब तक घटाते बढ़ाते हैं जब तक ये सुई बिल्कुल 0 की 0 पर रहनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी की सीधी रहनी चाहिए। मान लीजिए देखो कि ये टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, ये संतुलित नहीं होगा, तो इससे जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसा समझिएगा, जब इससे हम धारा प्रवाहित करेंगे, सपोज दैट कि इससे हमने आई धारा गई, इससे आई धारा गई, यहाँ पर आई धारा आ गई, और इस वाली भुजा में I1 धारा चली गई, इस वाली भुजा में I2 धारा चली गई। तो मतलब ये है कि जब ये धारा यहाँ से गुजरेगी तो ये संतुलित नहीं होगा, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये सुई कुछ ना कुछ हिलने लगेगी, मतलब इसमें विक्षेप देगी कि भाई कितनी धारा है। लेकिन हमको इस तरीके से ये अरेंजमेंट करना होता है कि इस वाली धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात इसमें धारा बहनी नहीं चाहिए। जब इसमें कोई धारा, मतलब इससे सेल से धारा प्रवाहित करें और इसमें कोई धारा ना प्रवाहित हो, तब कहेंगे हम कि ये सेतु संतुलित है, यानी ये सेतु बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये संतुलित अवस्था में है, और संतुलित अवस्था में एक प्रतिबंध होता है P/Q बराबर R/S। इसकी सहायता से हम प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं, राइट। तो ये है आपका थ्योरी, इसको लिख लेना कि चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब सेतु संतुलित कहा जाता है, और संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। अब इसका हम प्रूव करेंगे, राइट। एक बार और लास्ट में समझा दूंगा, चिंता मत करो।
ठीक है, प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि सेल से धारा प्रवाहित करने पर, माना सेल से धारा प्रवाहित करने पर सेल से आई धारा निकलती है जो बिंदु ए पर दो भागों I1 व I2 में प्रवाहित बट जाती है, I1 व I2 में बट जाती है। बस इतनी धारा, इतनी थ्योरी लिख देना, ठीक है। तो क्या थ्योरी लिखेंगे, माना सेल से परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर सेल की धारा I बिंदु ए पर दो भागों I1 व I2 में बट जाती है। तब भाई ये सेल की धारा यहां से निकली आई, यहां पर गए, दो रास्ते मिले, कुछ धारा ऊपर निकली, कुछ धारा नीचे निकली, अब हमें नहीं पता। सपोज यहां से 10 एम्पीयर की धारा निकली, ऊपर 2 एम्पीयर की निकल गई, नीचे 8 एम्पीयर की निकल गई। अब हमें नहीं पता कितनी कितनी धारा, बस हमें ये पता है का दो भागों में चली गई। अब देखिएगा भाई, संतुलित अवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो संतुलित अवस्था में क्या है कि ये धारा यहां से गुजरेगी यहां पर होते हुए, और ये धारा I2 निकलेगी यहां से होते I2 यहां से निकल जाएगी ये, तो ये धारा यहाँ पर पहुंचेगी I1 और ये धारा यहाँ पर पहुंचेगी I2, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, I बना लेंगे, क्योंकि I धारा ही तो दो भागों में बटी है, तो ये दोनों धाराएं मिलकर क्या बना लेंगी, I बना लेंगी। सिंपल सी बात है। चलिएगा, तो यहाँ पे लेंगे बट जाती है, और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा इस प्रकार समायोजित करते हैं कि भैया इसमें धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा करो, यहां पे लिख दो, बट जाती है और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तब अब है पूरी प्रॉपर थ्योरी, बस इससे ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है कि माना सेल से जो धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सेल की धारा आई ए बिंदु पर जाकर दो भागों में बट जाती है, और इस प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो ये धारा ऐसे निकलेगी सीधी निकल जाएगी, ये धारा ऐसे निकलेगी सीधी निकल जाएगी। अब यहां पर आपको दो चीज दिखाई दे रहे होंगे, दो बंद पास दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, पहले लिखेंगे बंद पास ए बी डी ए में KVL से, किरचॉफ वोल्टेज नियम से, कौन से बंद पास में, ए बी ए, इस तरीके से घूम रहे हैं ए बी डी ए। तो देखिएगा क्या था, धारा का किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या था कि धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के सदिश योग के बराबर होता है। चलिएगा, सदिश योग का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो यहां से चलेंगे हम, इसमें धारा की दिशा में चलने पर धारा का जो मान लिया जाता है वो धनात्मक लिया जाता है। देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, ए बी डी ए एस चलेंगे, आगे चल रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं और धारा भी ए से बी की ओर जा रही है, तो मतलब प्लस I1 इंटू ये कौन सा प्रतिरोध है, यहां पर है P प्रतिरोध, P, ठीक है। अब देखिएगा, अब ऐसे चलेंगे, इसमें तो कोई धारा है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, यहां से चलो इधर की साइड में, हम जा रहे हैं इधर की साइड में, लेकिन हमें धारा मिल रही है उल्टी दिशा में, तो लगाएंगे -I2। देखो ध्यान से, हम जा रहे हैं ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो यहां से धारा भी ए से बी की ओर जा रही है, तो हमने लगाई +I1,
क्योंकि प्रतिरोध हमको कौन सा मिला, P मिला, लिख दिया। यहां पर आए B से D तक, B से D तक कुछ नहीं मिला प्रतिरोध। अब D से A तक देखो, D से A तक जा रहे हैं तो हमको धारा मिल रही है I2, लेकिन विपरीत दिशा में। हम तो जा रहे हैं D से A की तरफ और धारा आ रही है A से D की तरफ, तो हमने लगा दी -I2। इसके साथ में प्रतिरोध कौन सा है, R है। हम यहीं तक पहुंच गए ना, पहुंच गए A से B, B से D और D से फिर से A तक पहुंच गए, राइट। अब देखिए इसमें कोई ऐसा सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ सेल लग रहा है, इसमें कोई भी विद्युत वाहक सेल लग रहा है, नहीं लग रहा, इसीलिए हम इसको लिख देंगे 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1P बराबर ये कितना इधर चला जाएगा I2R। यहाँ से हम निकाल देंगे I1 बट्टे I2 बराबर क्या हो जाएगा, R बट्टे P, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ओके, ये समीकरण 1 कह दी हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखेंगे बंद पास, अब क्या दूसरा ले लो, BCDB में KVL से, KVL समझ रहे हो, किरचॉफ वोल्टेज नियम या किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ऐसा लिख देना, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये चीज है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से लगाओ जरा, क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज लगाएंगे भैया। B से D की, B से C की तरफ जा रहे हैं हम, धारा भी हमको B से C की तरफ मिल रही है I1, तो लगाएंगे प्लस I1 इंटू कौन सा प्रतिरोध है यहाँ पर, Q प्रतिरोध है। ओके, अब C से D की तरफ जा रहे हैं, B से C, C से D, C से D जा रहे हैं, लेकिन धारा D से C जा रही है, तो मतलब उल्टी धारा है, तो -I2 इंटू प्रतिरोध कौन सा है, S है, बराबर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें D से B में तो कुछ नहीं लग रहा, कोई नहीं, धारा नहीं है, तो 0। अब बराबर इसमें कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी विद्युत वाहक सेल कितना लगा हुआ है, इसमें कोई विद्युत वाहक सेल नहीं लगा हुआ। हम इस तरीके से घूम रहे हैं, इसमें कोई विद्युत वाहक वाला सेल नहीं लगा हुआ है, तो 0, राइट, ये 0 आ गया। तो यहाँ से आपको, और मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से आगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, I1Q बराबर ये चला जाएगा इधर I2S हो जाएगा, तो I1 बट्टे I2 बराबर S बट्टे हो जाएगा Q, S बट्टे Q। इसको समीकरण 2 कह दीजिए, राइट। ये समीकरण I1 बट्टे I2, देखना जरा, ये भी I1 बट्टे I2 ये है, और ये भी I1 बट्टे I2 है, राइट। तो अब आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से समझ लेना, आपको करना क्या है, देखो नॉर्मल तरीके से देखो कि ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ है, तो हमारे इस समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए, समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, I1 I2 का मान समीकरण 1 में रख देना। रखने पर तो लिख दीजिए कि I1 बट्टे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, I1 I2 की जगह पर कितना आ जाएगा, S बट्टे Q बराबर ये है आपका R बट्टे P। लेकिन हमको ये नहीं, हमको प्रूव करना था P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PS बराबर RQ, ऐसा समझ लीजिए। अब ऐसे छोड़ो ना, कुल मिला के बात ये है, इसको इस वाली चीज़ को इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। देख लो, यही सेतु की संतुलित अवस्था होती है, यही सेतु की संतुलित अवस्था है। लो हो गया संतुलित अवस्था, है ना, बहुत कमाल की चीज़। ये देख लेता हूँ पहले दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, ओके ओके ओके, चलिएगा। तो समझ में आई ना बात। तो ये होता है आपका पूरक, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु तो यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि मैं कुछ स्पेशल पॉइंट आपको कराता हूं। पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा तो फिर आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट कराऊंगा मैं आपको। देखिएगा इस सेतु से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो आपको
पता होने चाहिए, जो कंपटीशन में आ जाते हैं, कभी कभी टिक मार्क में भी आ जाते हैं। देखिएगा क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट तो ये कि भाई कि इसमें जो P यानी प्रतिरोध P और Q वाली जो भुजा है, प्रतिरोध PQ वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं हम अनुपाती भुजा। क्या बोलते हैं? अनुपाती भुजा। और प्रतिरोध R वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं ज्ञात भुजा। और प्रतिरोध S वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं अज्ञात भुजा। क्या बोलते हैं? अज्ञात भुजा। यानी कि आपसे पूछ ले कि व्हीटस्टोन सेतु में जो P और Q, प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q वाली जो भुजा है, यानी कि AB, भाई जरूरी नहीं है कि ये AB वाली भुजा में लगा हो, आप याद रखिए P और Q वाली प्रतिरोध की जो भुजाएं होती हैं उनको अनुपाती भुजा कहते हैं। प्रतिरोध R वाली जो भुजा होगी उसको ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, यानी ज्ञात भुजा। S को बोलते हैं अज्ञात भुजा, यानी कि इसमें अज्ञात प्रतिरोध हमेशा इस वाली भुजा में जोड़ा जाता है। कौन सी वाली में? इस वाली भुजा में, राइट। चलिएगा अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई कि VB बराबर VD, मतलब क्या कि बिंदु B का विभव संतुलित अवस्था में, कौन सी में? संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव समान रहता है, एक बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि BD व AC संयुग्मी भुजाएं हैं, संयुग्मी भुजाएं। इनको बिंदु यानी कि BD और AC को कैसी बोलते हैं? संयुग्मी भुजा बोलते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि भाई हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि विद्युत यानी कि जो E है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल लगाया E तथा एक कुंजी K1 जोड़ी है। तो जरूरी नहीं है, आप इसमें इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिएगा, आप इसको पूरे को समझो चित्र के द्वारा कि मैंने क्या करा, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, यहाँ पर है D, ये इस तरीके से ठीक है। और इनका नाम दे दे रहा हूँ मैं, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। चलो इसको मारो गोली। ठीक है। अभी कुल मिला के बात ये है कि इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें B और D में लगा हुआ है धारामापी, तो अब के हम चाह रहे हैं कि इसमें जो धारामापी है यहाँ पर लगा दिया जाए और कुंजी K2 यहाँ पर लगा दी जाए, यानी कि ये धारामापी इस तरीके से लगा दी जाए, ये K2 यहाँ पर और धारामापी यहाँ पर, और सेल इसमें जोड़ दिया जाए, सेल इस तरीके से जोड़ दिया जाए और यहाँ पर कुंजी लगा दी जाए। तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये कुंजी K1 और ये E जोड़ दिया जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि सेतु में सेल तथा धारामापी की स्थिति बदल देने पर सेतु की संतुलन अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इस वाली चीज की देखेंगे तो इसमें भी P/Q बराबर R/S ही होगा। समझ में आई बात? तो मतलब क्या है कि सेल तथा यानी कि G व E की स्थिति बदल देने पर सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात कि भैया हम इनको बदल देंगे आपस में, का इस सेल को तो इसमें लगा दें और धारामापी को इसमें लगा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, राइट। तो ये है। आई होप कि आपको सेतु यानी कि ये व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड सारी क्वेरीज, सारे सवाल, जितने भी सवाल दिमाग में आ रहे होंगे वो सारे खत्म हो गए होंगे, राइट। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी मिलेंगे शाम को एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।